अगर ये झूठ बोल रहे हैं कैमरे पे, तो आप चेक करिए आसपास के डॉक्टर पे कि जो ये बीमारी बता रही है क्या वो ऐसी है या नहीं है, क्या उसमें ये स्टेज आ सकती है या नहीं आ सकती है। क्या बताई थी ऑपरेशन से पहले, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्यों नहीं ये हमको कुछ नहीं बता, सक्सेसफुल बता दे, बस सब कुछ हो चुका है, हमके कुछ मतलब बताया नहीं। उसकी फिर उसके मैं बताता हूँ, हमें बोला था पहले बच्चे सिजेरियन हो चुके हैं इसको, तो सर्जरी ही होगी। सर्जरी के टाइम पे फिर बोले कि इनकी बच्चादानी निकालनी पड़ेगी और ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया है। ठीक है, हमें वो डॉक्टर बुला रहे हैं। पहले दो बच्चे तीसरा बच्चा था। हाँ इस बेबी से पहले कुछ नहीं बताया था डॉक्टर ना, कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल। 10 साल का अल्ट्रासाउंड भी करवाया, वो उम्र नॉर्मल था बच्चा, बिल्कुल 10 साल का गैप है। और फिर उसके बाद जब दूसरा ऑपरेशन आप कह रहे हो बच्चे दाने निकालने की, फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। बोले ठीक है, सक्सेसफुल है सब कुछ। दोस्तों मैं विशाल वशिष्ठ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं, और दोस्तों इस बार जो है मुद्दा गंभीर है। आज हमने एक वीडियो चलाया था जिसमें एक मृतक के परिजनों ने कुछ बयान दिए थे। बयान जो थे ट्यूलिप हॉस्पिटल के खिलाफ थे। तो ट्यूलिप हॉस्पिटल से डॉक्टर अनुराग अरोड़ा जी मेरे साथ हैं। सर नमस्कार। तो दोस्तों जो आरोप थे वो संगीन थे। अब ये उनके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि बयान में कहा गया कि हमें कॉम्प्लिकेशंस के बारे में नहीं पता था। आप वीडियो देख सकते हैं, हमें कंडीशंस नहीं बताई गई, ब्लड लॉस और काफी सारी चीजें, समरी ना देना इत्यादि थी। तो डॉक्टर साहब बताएंगे क्या था मामला पूरा, क्या ये कसूरवार हैं या इन्हें टारगेट किया गया है। और दोस्तों हमारा उद्देश्य जो है ना, सच दिखाना होता है। अगर मैं उन परिजनों से भी ये वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारा चैनल पहुंचा, हमने आपकी बात को पहुंचाया, तो बयान ऐसे होने चाहिए जो सत्य हों, आप उनको प्रमाण दे करके ना साबित कर सकें। बहुत सारी चीजें कई बार क्या होती हैं, आवेश में आकर के गलत हो जाती हैं। हालांकि मैं किसी को यहां पर दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, आपने अपना पक्ष रखा है और डॉक्टर साहब अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा कदम जो किसी को बदनाम करने के लिए या टारगेट करने के लिए किया जाए स्पेसिफिकली, वो गलत है। डॉक्टर साहब पेशेंट आपके पास कब पहुंचता है? देखो वैसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मरीज वो बेचारे ठीक नहीं हो सकी, वो डिस्पाइट सारे एफर्ट्स, हमें भी इस चीज का दुख है। पर कुछ बातें जो बरोड़ तोड़ की बोली गई, मरीज हमारे पास संडे को दोपहर को आया और 1:30-2 बजे के आसपास, जबकि उन्हें 2-3 हॉस्पिटलों ने मना कर दिया कि हम इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे, उसको ब्लीडिंग थी। अभी पहले ये समझना पड़ेगा इस मरीज को था क्या। नहीं, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, वो आप बता रहे हैं कि कुछ था। हाँ। आपके पास संडे को ही आता है फर्स्ट टाइम मरीज? हाँ, इससे पहले हमारा मरीज कभी भी नहीं आया। संडे मतलब परसों, आज हमारा मंगलवार है, तो मतलब संडे दोपहर को 3 दिन पहले हमारे पास दोपहर को 1:45 इमरजेंसी में पेशेंट। तो तब ये डिलीवरी के लिए ही आया आपके पास? इसको ब्लीडिंग थी, इसको ब्लीडिंग थी। इससे पहले ट्यूलिप हॉस्पिटल में ये पेशेंट कभी नहीं आया, ना हम इनको जानते। ये आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, इमरजेंसी में ब्लीडिंग पीवी, मतलब जिसको जब खून नीचे से चालू हो जाता है, उस कंडीशन में उस कंडीशन में प्रेगनेंसी 39 वीक प्रेगनेंसी, 39 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी, और साथ में इसको ब्लीडिंग एंटीबायोटिक हेमरेज कहते हैं, जिसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। ये मोर देन 9 मंथ्स थी? हाँ, मोर देन 9 मंथ्स थी। 9 महीने से दोस्तों ज्यादा की जो है प्रेगनेंसी जो है डॉक्टर साहब बता रहे। और जब इनके पास आते हैं तो ब्लीडिंग हो रही होती है, एक इमरजेंसी कंडीशन जो होती है। तो अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पहले से कुछ था या वो क्या चीज है? हाँ देखो, इस सबसे इंपॉर्टेंट इस बात का मुद्दा है इसकी बीमारी। इसको 2 तरह की बीमारी थी जो इसको जून से पता है। हमारे पास की अल्ट्रासाउंड भी है, इनके पास भी अल्ट्रासाउंड है, सिविल के भी 2-3 सेंटर्स, हमारे प्राइवेट सेंटर्स के भी, जून में, अक्टूबर में, नवंबर में। एक लास्ट अल्ट्रासाउंड नवंबर में भी हुआ है, 21 नवंबर का भी अल्ट्रासाउंड हमारे पास है। तो इसको बीमारी दोस्तों 2 थी। एक तो थी प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी बीमारी होती है जहां बच्चेदानी के मुंह पे और नाल चिपक जाती है। अगर मैं आपको अब इस फिगर से दिखाऊं तो ये प्लेसेंटा प्रीविया है, ये बच्चे का सर है, यहां से बच्चे ने बाहर आना है, इसके आगे प्लेसेंटा चिपक जाता है। तो ये जब बच्चा निकलेगा तो वो ब्लीडिंग करा के ही निकलेगा, बगैर इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन होता है। अब इसको प्लेसेंटा प्रीविया जून से 13 जून का एक अल्ट्रासाउंड हुआ है जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया था। तो प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मरीज को कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है, और जिस टाइम ब्लीडिंग हो उस टाइम ही उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो दोस्तों इसके लिए मैं थोड़ा और एलोबरेट करके ना आपको समझा देता हूं। मेरा इनके पास आने का मकसद यही है कि जागरूक कर सकें हम। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती है और इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा होती है, अवेयरनेस ना होने के कारण होती है।
प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा को आप एक थैली कह सकते हैं, बच्चेदानी के अंदर एक थैली है, उसके अंदर बच्चा है, वो प्लेसेंटा है। ऐसा ही है सर? हाँ, जो देसी भाषा में जो माँ से खाना बच्चे को देती है उसका कनेक्शन एक ओरनाल से जुड़ा होता है, वो प्लेसेंटा होता है जो बच्चेदानी पे चिपकता है, और माँ का न्यूट्रिशन जो माँ खा पी रही है वो बच्चे तक पहुंचाता है जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता। कवर्ड रहता है उसके अंदर ही। हाँ, मतलब जैसे ये डायग्राम दिखाएं आपको, तो अगर ये डायग्राम दोस्त देख सकें तो ये प्लेसेंटा है बच्चेदानी के अंदर, और यहाँ से ओरनाल निकलती है जो बच्चे को ब्लड सप्लाई देती है ताकि बच्चा पनपे और बच्चे को न्यूट्रिशन मिल सके। इसको थोड़ा और आसान करके समझाने का प्रयास करते हैं, डॉक्टर साहब भी शायद एग्री करें उस पर। अंडे के अंदर जो उबला हुआ अंडा कई बार आप देखते हैं, एक पतली सी लेयर नजर आती है छिलका उतारने के बाद में, ये उस प्रकार की चीज है? हाँ, ऐसे भी नहीं कह सकते उसको, वो अंडे से कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, एक उदाहरण के तौर पे कि ये लेयर उस तरह से है बच्चेदानी के अंदर। हाँ, ऐसे कह सकते हैं जिससे न्यूट्रिशन बच्चे को जा रहा है। जी। मतलब अगर यहाँ बच्चा है और ये ओरनाल है और ये ओरनाल से ये प्लेसेंटा चिपका हुआ है जो बच्चे को खून खाना पीना दे रहा है, क्योंकि बच्चा अपना खा पी सकता नहीं ना, उसको ब्लड कहाँ से आएगा? उसको ब्लड इधर से जाता है, ब्लड से साफ ब्लड जाएगा, गंदा ब्लड जाएगा, तभी तो शरीर पनपेगा। इसको ऐसा कह सकते हैं, जब मैं पौधा उगाता हूँ तो जड़ होती है ना, जड़ जमीन में चिपक जाती है, जड़ अपनी रूट फैलाती है, वो रूट ओरनाल है, वो रूट प्लेसेंटा है जो बच्चे को न्यूट्रिशन, जो पौधे को न्यूट्रिशन देती है, वो प्लेसेंटा है। और जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती बच्चा उस प्लेसेंटा के अंदर ही हाँ, प्लेसेंटा से ही खाना मिलेगा। अब इसको दो दिक्कत है, एक तो प्लेसेंटा प्रीविया की ओरनाल के आगे प्लेसेंटा चिपका हुआ है, दूसरा इसका जो 21 नवंबर का अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें प्लेसेंटा इंक्रीटा था। इसको इंक्रीटा एक ऐसी बीमारी है जो बहुत रेयर डिजीज है, जिसके अंदर जो ओरनाल है वो बच्चेदानी के ऊपर बच्चेदानी के अंदर तक घुस जाती है। अगर हम ध्यान दें तो ये बच्चेदानी है और ये प्लेसेंटा इसके अंदर घुस जाता है, इसके अंदर घुस गया। इसका मतलब जब हम डिलीवरी करेंगे तो हम प्लेसेंटा अलग से नहीं निकाल पाएंगे बच्चे का, प्लेसेंटा बच्चेदानी के साथ ही बाहर आएगा। ये दोस्तों और थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, इस वीडियो को अवेयरनेस के तौर पे आप लें, इसको आप बच्चेदानी मान के चलिए और ये प्लेसेंटा और ये ऐसे चिपके हुए हैं। हाँ। और जब ये मर्ज हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के अंदर, तो यहां से खाना इसमें जाएगा, इससे बच्चे को जाएगा, और जो आप कंडीशन बता रहे हो उसमें उसके मिक्स हो अंदर गए, ये मिक्स नहीं, ऐसे घुस गए, इस तरह से हो गए, ऐसे घुस गए। अब इसको अलग नहीं कर सकते। अब आपको ये देखिए बच्चेदानी दोस्तों, समेत ये निकालना हाथ पड़ेगा। को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये ऐसे थे, ये इस तरह से मिक्स हो गए, ऐसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये कंडीशन हो जाती है। ये उनको पहले से पता थी? ये पहले से पता थी। इसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, 21 नवंबर का भी एक अल्ट्रासाउंड हमारे सेंटर, बाहर के सेंटर पे हुआ है, जहां पे इंक्रीटा लिखा हुआ है। अब ये सिविल हॉस्पिटल वालों के फॉलोअप पे थे, सिविल वालों ने इनको बता रखा था कि जिस दिन ब्लीडिंग हो उस दिन तुरंत अस्पताल में आके ऑपरेशन कराना, पर वो संडे था, शायद वहां डॉक्टर्स नहीं मिले, फिर इसको ब्लीडिंग हुई। ये फिर एक और हॉस्पिटल में गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां प्राइवेट हॉस्पिटल में, अच्छे बड़े हॉस्पिटल में, जहां पे सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट पूरी टीम थी, उन्होंने भी इनको रेफर करा जी जहां एक बड़ी टीम हो आप वहां जाओ, जहां पे कई डॉक्टर्स हो, जहां ब्लड की सुविधा हो, जहां आईसीयू की सुविधा हो, क्योंकि इसमें ऑपरेशन का और सीजरिंग कराने का रिस्क होता है। रिस्क क्या है? जब हम इसको निकालेंगे तो बच्चेदानी हमें साथ निकालनी पड़ेगी। कुछ नॉन कॉम्प्लिकेशन है जो इसके साथ, जिसमें कोई ये बीमारी होती है, अव्वल तो उन्हीं को होती है जिनके पहले 2 सीजन हुए हो और जिनके पहले 2-3 बच्चे हो चुके हो। इनके पहले 2 सीजन हुए थे तो प्लेसेंटा यहाँ चिपकने जगह, यहाँ चिपकने जगह, यहाँ चिपक गया। तो ये कंडीशन ही उन्हीं लोगों को होती है जिनके पहले डिलीवरीज हो चुकी हैं, जिनको पहले प्लेसेंटा पहले 2-3 सीजन हो चुके हैं, क्योंकि सीजन का मार्क होता है तो वहां प्लेसेंटा जाके चिपक जाता है। तो ये किसी को भी हो सकता है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब ये कहें कि सिविल में इलाज नहीं हुआ, कि इसका इलाज यही है कि जब टाइम से हो, जब कॉम्प्लिकेशन आए तो उसी टाइम भाग के बड़े सेंटर में ऑपरेशन कराया जाए, और इसको इमरजेंसी कहते हैं। अब संडे को कई अस्पताल गए, वहां किसी ने नहीं लिया, तो अल्टीमेटली हमने लिया। जब ये आया, इसको सारी बात समझाई गई, इसका कंसेंट लिया गया, हमने इसे लिखवा के लिया कि ये भी लिखवाया गया कि मरीज की टेबल पे भी मौत हो सकती है। ये भी हमारे पर लिखित में है कि टेबल पे, जिसको डीओटी कहते हैं, डेथ ऑन टेबल, ब्लीडिंग, सब चीज, ब्लड लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद हमें ऑडियो वीडियो कंसल्ट भी है, मैडम समझा रही है कि भैया इसमें पहले 4 बेड आएंगे, 2 सर्जन आएंगे, वो ऑपरेट करेंगे, मरने जीने खतरा है, जान खतरा है, पैसे की बात भी हुई है। ये बताया गया कि पहले डॉक्टर ने इसको बताया, यानी वो मना कर रहा है कि मुझे बताया, पर सब डॉक्टर ने बताया होगा, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर। दोस्तों यहाँ 2 पॉइंट्स हैं। पहला, परिजनों को पता था कि समस्या चल रही है, तो दोस्तों मैं ये अपील इसलिए कर रहा हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से चला वीडियो, आपने बयान दे दिए, आपने किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दिए। अब आपने एलिगेशन लगा दिए तो हम सच मान रहे हैं, भैया आप जो कैमरे पे कह रहे होगे ना सच बोल रहे होगे, लेकिन तथ्य, प्रमाण, सबूत, जो चीजें वो इशारा यही करती हैं कि समस्या पहले से थी। अच्छा, आपके पास ये इमरजेंसी में आते हैं, उससे पहले सोनीपत में और जगह पर अल्ट्रासाउंड वगैरह करा चुके हैं, दिखा के भी आए उसी दिन। उस दिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि किसी बड़े सेंटर पे जाओ जहां पे सुविधा हो, सारे, जहां पे डॉक्टर टीम हो। इस ऑपरेशन को करने के लिए फिर हमने 4 लोगों की टीम बनाई,
जिसमें 2 शहर के मेन गायनेकोलॉजिस्ट और 2 शहर के मेन सर्जन, एक बाहर का, हमारे अस्पताल के बाहर का सर्जन को भी हमने बुलाया जी। तो 2 ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है कि एक ऑपरेशन जो एक डॉक्टर कर सकती है अपने सेंटर में बैठ करके, इसके लिए हमने 4 डॉक्टर लगाए, दो हमारे मेन जो जनरल सर्जन होते हैं और 2 गायनेकोलॉजिस्ट, 4 डॉक्टरों ने मिलकर इसका ऑपरेशन करा, जो ओटी में इस टाइम मौजूद थे, जिन्होंने ऑपरेशन पूरा करा। 4 लोगों की टीम ने, एनेस्थेटिस्ट अलग निकाल दो, बेहोशी वाले डॉक्टर अलग निकाल दो, ऑपरेटिंग सर्जन 2 जनरल सर्जन जो शहर की टॉप, मैं नाम नहीं दूंगा उनका, और 2 गायनेकोलॉजिस्ट। पर रिकॉर्ड में हमारे पास क्या, वो वहीं ओटी के अंदर जब तक मरीज शिफ्ट नहीं हुआ वो बेचारे वहीं थे। इससे ज्यादा संडे को और क्या इंतजाम करेंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात मान सकता हूं। आपका हॉस्पिटल है, आप क्या सर्विस देते हैं, क्या नहीं देते हैं, क्या पैसों का लेन देन है, उस पर ना जा करके, पर आप कह रहे हैं 4 डॉक्टर्स अगर वहां थे, 4 सर्जन थे। यहाँ 2 बातें आती हैं दोस्तों, जैसे मैं पहले कह रहा था, डॉक्टर साहब ने बात कंप्लीट करी। पहला पॉइंट यही है कि इनको पता था कि कॉम्प्लिकेशंस हैं हमारे साथ, और हमारे को जो वीडियो में बयान है इनके, उसमें मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। सो ये गलत है, क्योंकि आपने अगर सोनीपत में किसी और सेंटर पे अल्ट्रासाउंड कराया है तो वो रिकॉर्ड रहेगा। हाँ, उनके पास भी होगा, हमारे पास भी है। ये बहुत गलत चीज है, आपके प्रति जो है नकारात्मकता शो करती है चीज कि भाई पता था और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था। सेकंड थिंग, जो ये बीमारी बता रहे हैं और ब्लड लॉस की एक बात आती है। हाँ, इसमें एक्चुअली ये बीमारी का ही अपनी कॉम्प्लिकेशन है। बीमारी कॉम्प्लिकेशन पहली है कि आपको बच्चेदानी 99% निकालनी ही पड़ेगी। ये भी लिखित है, लिखित में और ऑडियो विजुअल में। ये सारी बातें समझा दी थी आपने, लिखित में भी और ऑडियो विजुअल में भी। और ऑडियो में भी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है कि हमें बताया कि 99% क्या 100% बच्चेदानी निकालेंगे। और ये टेबल पर उन्होंने डिसाइड किया, जब ब्लीडिंग नहीं रुकी तो कि बच्चेदानी को निकालना ही पड़ेगा। सर्जन ने भी और गायनेकोलॉजिस्ट ने भी बच्चेदानी निकाली भी। पर अब इस बीमारी की नॉन कॉम्प्लिकेशन होती है DIC, और जिसमें ब्लड लगाते हैं तो ब्लड की अपनी चिपकने की जो पावर है, जो खून को रोकने की पावर है, वो खत्म हो जाती है इसके अंदर। तो ब्लड चलता रहता। ऐसे नहीं टाँकों से ब्लड की ऊजिंग होती रहती है, जहां से मर्जी ब्लड के पेट के अंदर ब्लड चलता है। ये नॉन कॉम्प्लिकेशन है। अगर किसी को प्लेसेंटा इंक्रीटा हुआ है तो 18 से 20% चांस है उसको DIC होगा ही होगा। DIC एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर मरीज का खून इतना पतला हो जाता है कि खून अपने आप को नहीं रोक पाता और ब्लीडिंग होती रहती है। उसके लिए फिर इसको ICU में शिफ्ट करा। वहां पर इसको 4 ब्लड हमने और लगाए, मतलब 7-8 ब्लड हम लगाए। इसको रोकने के लिए प्लाज्मा लगानी पड़ती है, फ्रेश प्लाज्मा लगाई गई। इसके हस्बैंड का एक खून लेकर के हमने 10 बजे रात को लगाया कि तू देकर क्या, तू ही लेकर क्या। तो करीब हमने 9 ब्लड लगाए इसको रात को ICU के अंदर। जब जिस टाइम भी सारे डॉक्टर्स वहीं मौजूद थे, सारे के सारे डॉक्टर्स दोपहर को 1:30 बजे लेकर के रात को 11 बजे 11 बजे तो रेफर नहीं करी, तब इसके साथ ही थे 2 एनेस्थेटिस्ट, 4 ICU वाले बंदे, 4 सर्जन और ऑपरेटिंग सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, सब इसके साथ ही थे। उसके बाद 11 बजे हमने देखा भाई इसको ब्लीडिंग अब रुक गई है, पर पेशेंट अभी स्टेबल नहीं हो सकता, दोबारा से ब्लीडिंग हो। तो हमने इनको समझा करके फोर्टिस हॉस्पिटल, क्योंकि हमारा ICU फोर्टिस हॉस्पिटल वाले चलाते हैं, EICU है हमारा ICU, सारा उनके बैकअप पे ही चलता है। उनसे क्योंकि डॉक्टर को पहले प्रीवियस नॉलेज थी, हम उनसे पहले से ही बात कर रहे थे अब क्या करें, अब क्या करें। 1 मिनट रोकुआ दोस्तों, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। ये आजकल की टर्म में EICU क्या है। एक तो ये डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, तो मॉनिटर के अंदर ना अपनी रीडिंग्स देख रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं इनके सामने, इनको नजर आ रही है 132 है, 134 है, 120 है, 160 है, जो भी है ये देख रहे हैं, ये मॉनिटर कर रहे हैं। उसके अलावा जिस तरह से आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश में भी, जम्मू कश्मीर में भी, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से चेक कर सकते हैं। इनका सिस्टम जुड़ा होता है एक सेंट्रलाइज्ड, कि इनके अलावा दूसरा डॉक्टर भी ऑब्जर्व करता है उस रीडिंग। ऑब्जर्व नहीं, उसमें कैमरे लगे हुए हैं, पेशेंट के ऊपर भी शीट लगी हुई है, स्क्रीन लगी हुई है, जो वो देख सकते हैं मरीज को, उनका डाटा, हर मरीज का जो मॉनिटर चल रहा होता है वो मॉनिटर वहां भी चल रहा होता है नेट से। मॉनिटर भी देख सकते हैं, मरीज को भी देख सकते हैं, मरीज की हालत को भी देख सकते हैं, कैमरा भी देख सकते हैं। आप इंट्यूबेट कर रहे हो, एक एक चीज वो अपने लाइव स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी भी आप जाएंगे तो मैं ICU में दिखाऊंगा। आप यहाँ मैनेज कर रहे हैं, वो वहां से हम नजर रख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। रात को किसी मरीज को इमरजेंसी पड़ती है और मेरे डॉक्टर नहीं दिख पा रहा, तो वहां से फोन आता है जी आपको वो मरीज सीरियस हो जाकर देखो उसको। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक ICU होता है, इसको EICU कहते हैं। तो EICU से वो डॉक्टर, जब से मरीज वहां शिफ्ट हुआ, हमारे वो डॉक्टर पहले से ही देख रहे थे फोर्टिस वाले। तो हमने कहा भाई यहाँ पे सुविधा कम है, वहां सुविधा ज्यादा है, क्योंकि उनको केस हिस्ट्री पता थी कि क्या केस है। हमने सारा पहले बता, फोन बात चल रही है, वो देख पा रहे हैं, रिकॉर्ड उनके पास जा रहा है, सारा रिकॉर्ड उनके पास जाता है, फिर उनकी सजेशन आती है। तो हमने रात को शिफ्ट करा, क्योंकि इसका एक और ट्रीटमेंट होता है, उसको ऑटोलॉगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, कि मरीज का जो ब्लड निकला हुआ है उसी को ट्रांसफ्यूज करते हैं मरीज को अंदर IV। ये सुविधा यहाँ पर नहीं है सोनीपत में। DIC का एक ट्रीटमेंट यही होता है, ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन। ये भी उन्होंने फोर्टिस जाके करा। ये भी आसान भाषा में दोस्तों आपको बताता हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे माध्यम से जो है ना, उन्होंने बयान दिए हैं। ये ऐसा कह रहे हैं पेट के अंदर खून भर गया, इंसान का इंटरनल ब्लड लीक हो रहा है, उसी ब्लड को वापस इंसान के अंदर चढ़ाया जाता है प्यूरिफाई मेथड। हाँ, ये वो चीज है। हाँ,
क्योंकि जैसा कि आरोप एक है कि 12 थैलियां खून की हाँ, और लगी उससे होंगी, ज्यादा लगी होंगी। क्योंकि कॉन्टिन्यूस लीकेज हो रही है, ब्लड रुक नहीं नहीं रहा है बॉडी हाँ। में, तो एट लास्ट उन्हीं का खून उन्हीं को चढ़ाया जा रहा है। ये कंडीशन आ गई थी लास्ट इसलिए में। शिफ्ट कराया था। फिर रात को यहाँ से जब पेशेंट सिक हुआ, जिसका बीपी थोड़ा ड्रॉप कर रहा था, ब्लीडिंग उसको हो रही थी, एक बार ब्लीडिंग रुक गई तो हमने कहा अब स्टेबल है, क्योंकि इसके आगे का ट्रीटमेंट बेटर है। जब हम सब लोग लगा चुके दिमाग तो मरीज को हाई सेंटर रेफर कर जाए स्टेबल कंडीशन में। तो वो कॉन्शियस थी, उसको हमने इंट्यूबेट करा, वेंटिलेटर पे लिया, बेहोश करा, क्योंकि रास्ते में रिस्क हम लेना था। फिर सारे डॉक्टरों से बात हुई, हमने खुद एम्बुलेंस में 2 डॉक्टर मैंने और 4 स्टाफ, 6 लोग मरीज को सीधी हालत में यहाँ से 1 घंटा 20 मिनट में फोर्टिस, क्योंकि गुड़गांव बार बार के भाई वैसे जा सकते हो आप, तो यूआर से 1 घंटा 20 मिनट में फोर्टिस में पहुंचाया। उसके बाद मरीज रात भर वहीं रही। रात को मरीज को एक बार डायलिसिस की जरूरत पड़ी, इनको ब्लड जो पानी इकट्ठा हो गया था उसको निकालने के लिए। सुबह पेशेंट स्टेबल थी। उसके बाद सुबह फिर से ब्लीडिंग हुई, तो उन्होंने देखा कि 3 लीटर ब्लड है, तो उन्होंने सोचा कि कोई अंदर कोई और चीज ना हो, उनको खोलते हैं। उन्होंने दोबारा से पेट खोला। पेट खोलने के बाद देखा कि कहीं कोई ब्लीडर नहीं मिला, पर हर जगह से ऊजिंग मतलब हर जगह से हल्का 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 पर अपने आप निकल, क्योंकि जो खून की चिपकने की प्रॉपर्टी होती है डीएसए, वो खत्म हो जाता है। ये डीएसए नॉन कॉम्प्लिकेशन है, और नॉन कॉम्प्लिकेशन में इसमें मोर्टेलिटी है कि अगर मुझे नॉर्मल डिलीवरी है और मेरे प्लेसेंटा एक्रीटा है तो मेरे 18% रिस्क है पहले ही मौत का और कॉम्प्लिकेशन। मतलब तीसरे महीने से आप ये कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको बढ़ते बढ़ते स्टेज तक आ गई। हाँ, क्योंकि वो डिजीज बढ़ेगी ना, डिजीज का प्रोसेस ही ऐसा है। तो जो वहां पे डीआईसी हुई तो उन्होंने पेट दोबारा खोला। पेट खोलने के बाद उन्होंने देखा कुछ मेजर ब्लीडिंग नहीं, उन्होंने दोबारा क्लोज करा और यही सोचा कि ब्लड ही लगाएंगे, और कुछ ब्लड प्रोडक्ट्स और ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट जो 3 लीटर ब्लड निकाला उसको दोबारा से मरीज को लगाया। ये इसका ट्रीटमेंट है। पर उसके बाद अगले दिन फिर उन्हें कोशिश करते रहे, आगे मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, पेशेंट को ब्लड से कॉम्प्लिकेशन होती है, ट्राली और टाको जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट ने अपनी जान गंवाई। पर ये सब चीजें एक्सप्लेन्ड है। 2-4 चीजें जो बिल्कुल ही गलत है कि एक्सप्लेन नहीं था, पहले बीमारी थी, सब चीजें गलत है। हम खुद बहुत दुखद है इस चीज से, हम सब लोग भी परेशान है इस चीज से, हमें भी एक जान जाती है, हमें भी दुख होता है। पर ये कहना यहाँ से मरीज जिंदा गया, हम मरीज जिंदा गया 48 घंटे और डॉक्टर आप बता रहे हैं 7 बजे, बिल्कुल 2। तो दोस्तों ज्यादा समय मैं डॉक्टर साहब का नहीं लूंगा, और मेरा सामने आने का पर्पस यही था। हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो फ्लैश होता है, अगर उनके कहीं आरोप हैं, कुछ और चीज है, हमारा प्रयास ये होता है कि हम दिखा पाए जनता को, और हम इस चीज पर चलते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा होगा कैमरे पे, क्योंकि लोगों ने देखना है। अब इनके यहां पर लास्ट स्टेज पर आया पेशेंट, इनके पास रिकॉर्ड्स हैं कि पहले से बीमारी थी। बीमारी हमने एक्सप्लेन करके इसलिए बताई है क्यों हमारे माध्यम से चला, इसीलिए वो बीमारी है, वो कॉम्प्लिकेटेड है। जो ये बता रहे हैं आप अदर डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर ये झूठ बोल रहे हैं कैमरे पे तो आप चेक करिए आसपास के डॉक्टर पे कि जो ये बीमारी बता रही है क्या वो ऐसी है या नहीं है, क्या उसमें स्टेज आ सकती है या नहीं आ सकती है। सेकंड थिंग जो सबसे बड़ी है, ये उनको पता था स्टार्टिंग से। तो दोस्तों मेरी अपील है, हम आपकी मदद के लिए हैं, हमारे माध्यम से गलत बयान ना दें, किसी की छवि धूमिल करने का प्रयास ना करें, और आपने जो बयान दिए हैं उनके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं, क्योंकि आप चीजें जानते हैं और हम आप पर फेथ करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। अब दोस्तों दर्शकों, आप क्या इसका जो है रिजल्ट सोचते हैं, क्या आपका नजरिया है, क्या आपके विचार है। हो सकता है कि कई बार कोई गलत हो ना हो, क्या कंडीशन है, बट आज की वीडियो से संबंधित जो चीजें हैं वो डॉक्टर साहब ने क्लैरिफाई कर दी हैं। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। डॉक्टर साहब आपने एक्सप्लेन किया जो भी चीजें हैं, इसके अलावा कुछ ऐसा तो नहीं है कि छुपा हुआ वो हिडन साहब, हर चीज जो हम कैमरे पे बोल रहे हैं हर चीज का हमारे पास प्रूफ है। हम अगर ये केस जाएगा मेडिकल बोर्ड में, हम चीजें प्रस्तुत भी करेंगे। और हम एज डॉक्टर हम समझते हैं प्लेसेंटा इंक्रीटा क्या है, डीआईसी क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, हम डॉक्टर समझते हैं, पर अटेंडेंट नहीं समझता। उनके लिए नॉर्मल डिलीवरी है। पर एक डॉक्टर संडे को 4 डॉक्टर हमने बुलाए क्यों थे, 4 डॉक्टर ऑपरेशन, हमें पता है रिस्क क्यों है, हमने लिखवा के लिया है, हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, हमने ये भी लिखवाया है कि टेबल पे डीओटी होता है कि मई की टेबल पे जान जा सकती है। तब सब हमें भी पता है, जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता सब लोग ब्लेम करते हैं। पर इसका मतलब है कि हम मतलब सब इंटेंशन मरीज को ठीक करने के लिए गई थी, फिर भी कोई चीज दुर्घटना घटती है, उसके लिए अब भगवान ही है, भगवान हमारे से ऊपर तो भगवान जी हैं बस। एक चीज और ऐड ऑन कर देता हूं यहाँ लास्ट में चलते चलते, जिस हॉस्पिटल ने उनको रिजेक्ट किया है वहां से भी डॉक्टर बुलाया इन्होंने। वो यहां आते हैं, वो क्यों आते हैं, क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटीज नहीं थी, उनके पास वो मशीनें नहीं थी। देखिए दोस्तों बहुत सारी ना चीजें हैं, टेक्नोलॉजी जब आगे आगे बढ़ती है, चांद तक चले गए,
मंगल तक चले गए, सैटेलाइट्स उड़ रही हैं हवा में, वाईफाई चल रहा है, बिना तार के इंटरनेट जो चल रहा है। तो उसी तरह से मेडिकल साइंस में भी बहुत सारी मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं। तो जिस हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है, वहां से जब उनको कहते हैं भी हायर इंस्टीट्यूट जाओ, तो वो यहां आते हैं, ये उस डॉक्टर को भी बुलाते हैं। ये भी बहुत बड़ी जितने बात हाथ है। जुड़ जाए उतना अच्छा है ना। जितने हमारे पास ऑपरेशन सर्जन, जितने लोगों का दिमाग चल जाए, एक सीजरियन एक गायनेकोलॉजिस्ट कर सकती है। हमने वो ऑपरेशन 2 गायनेकोलॉजिस्ट और 2 जनरल सर्जन ने करा। तो संडे डॉक्टर की छुट्टी होती है। हमने भी एंटिसिपेशन थी कि मरीज सीरियस है, इसलिए हमने भी पहले तैयारी पूरी कर रखी थी। अगर हम तैयारी नहीं कर रखी होती, हम एंटिसिपेशन नहीं, तो हम मानते हैं कि हमारी गलती है। एक चीज है, एक्सपीरियंस रिस्क है। अब अगर सोनीपत जैसे इतने बड़े शहर में, बड़े अस्पतालों में भी 4 डॉक्टर भी एक ऑपरेशन काबिल नहीं समझते कि कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर काबिल थे, काम ठीक हुआ है। अब कुछ नॉन कॉम्प्लिकेशन जिसका हमें भी दुख है। तो दोस्तों, अपने विचार आप कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मैं एक बार पुनः आप लोगों से अपील करता हूं कि आप बुला रहे हैं तो तथ्य और प्रमाण के हिसाब से ना सच बोलिए। झूठ बोल करके अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और पर उतारना गलत है, ऐसा ना करें। धन्यवाद।